नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 13 की सीरीज में आज पाठ 6 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 46, गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं या देते हैं? तो इसका सही उत्तर है CRI यानी कि ग्राउंड रूट इनिशिएशन। पहली सिंचाई जो औसत समय है इसका 21 दिन पे कर देनी चाहिए, जबकि जो दुग्धावस्था इसमें जो आती है वो आती है 100 से 105 दिन पे। गाढ़ा या डक अवस्था जो आती है इसमें वो 115 से 120 दिन में आती है, जबकि जॉन्टिंग अवस्था जो आती है वो 60 से 100 यानी 60 से 65 दिन में आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये जो गेहूं की अवस्थाएं हैं, जो क्रांतिक अवस्थाएं, ये RVL भारद्वाज के द्वारा दी गई थी। प्रश्न नंबर 47, इसमें इनमें से कौन सा तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम में पाया जाता है? सही उत्तर है मोलिब्डेनम। साथियों, 3 तरह के नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होते हैं उनमें तत्व पाए जाते हैं, जैसे मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज, वेनेडियम नाइट्रोजिनेज और लोहा नाइट्रोजिनेज। इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है तत्व उसका नाम है मोलिब्डेनम, जो राइजोबैक्टीरिया यानी जो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर में पाया जाता है। शेष वेनेडियम और लोहा ये एजोटोबैक्टर की कुछ ही स्पीशीज में पाया जाता है। नाइट्रोजन का स्तरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं इनमें ये जीवाणु यानी ये जो एंजाइम होता है ये पाया जाता है, जिसकी ये क्या काम करता है, ये उत्प्रेरक का काम करता है। आगे देखते हैं सल्फर का क्या काम है। तो सल्फर का काम होता है प्रोटीन तथा तेल का संश्लेषण करना, नाइट्रोजन का चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में, तथा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए ये सहायक होता है। जबकि साथियों मैग्नीज जो होता है Mn, इसका काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 को मुक्त कराना तथा वाटर को, जो पानी होता है, उसको हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ने का जो कार्य होता है वो मैग्नीज का होता है। प्रश्न नंबर 48, ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है। तो साथियों जो ग्रोवर होता है इसी को क्या बोलते हैं, प्रजनक या ब्रीडर सीड के नाम से जानते हैं। तो इसका जो रंग होता है यानी टैग दिया जाता है इसके लिए, उसका रंग होता है पीला या सुनहरा पीले रंग का होता है। इसका जो टैग का जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो 12x6 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। जबकि आधारी बीज होता है, इसका जो टैग का रंग होता है वो सफेद रंग का होता है। इसको मदर सीड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टैग का आकार होता है 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर होता है। पंजीकृत बीज जो हमारे भारत में नहीं उगाया जाता है, इसका जो टैग होता है बैंगनी रंग का होता है। इसका भी आकार क्या होता है 15 गुणा 7.5। प्रमाणित बीज जिसको किसान बीज के नाम से, क्योंकि किसानों के द्वारा सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला बीज है और यही किसानों को फाइनल रूप से दिया जाता है। इसका आसमानी नीला रंग होता है। 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर टैग का आकार होता है। एक होता है सत्य लेवल या ट्रुथ लेवल सीड, इसका जो टैग का रंग होता है ओपल ग्रीन, यानी इसका जो आकार होता है 15 गुणा 10 सेंटीमीटर होता है। साथ ही उपयुक्त जो जानकारी है ये वाली, ये सीड एक्ट जो 29 दिसंबर 1966 में बना था तथा 2 अक्टूबर 1969 में लागू हुआ था, ये उसके द्वारा है। तो ये जानकारी, ये शर्तें रखी गई थी कि टैग का आकार ये होना चाहिए, रंग ये होना चाहिए। साथ ही प्रथम कैटेगरी का जो बीज होता है जिससे अन्य जितने भी बीज बनाए जाते हैं उसका नाम होता है केंद्रक बीज। इस पे किसी तरह का टैग नहीं होता है, लेकिन कुछ किताबों में बफ कलर दे रखा है। प्रश्न नंबर 49, कौन से साल में कीटनाशी कानून बना? तो जो सीड एक्ट बना था साथियों, ये 2 सितंबर सन 1968 में बना था, जबकि ये 1971 में लागू हुआ था। मार्च 1971 में ये लागू किया गया था। और देख लेते हैं तो इसका उत्तर कौन सा सही है आपका, ये वाला यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अतिरिक्त जानकारी क्या है इस प्रश्न में,
कि 1969 में क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई सन 1969 को। उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद में सन 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी हमारे भारत में। प्रश्न नंबर 50, अंधी गुड़ाई की पद्धति है। तो अंधी गुड़ाई जो रिकमेंडेड की जाती है साथियों, ये गन्ना के लिए होती है, क्योंकि गन्ना आप जानते हैं कि इसका अंकुरण जो होता है बहुत देरी से हो पाता है, यानी 35 से लेके 45 दिन आफ्टर लगाने के, यानी उसके सेट जो बड होते हैं 3 आंख वाले, उनके लगाने के 35 से 45 दिन बाद होता है। तो ऐसे में क्या होते हैं कि उसमें खरपतवार पहले ही उग जाते हैं, तो खरपतवार को निकालने के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया। अंधा शब्द इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें जो आपकी मुख्य फसल है उसका अंकुरण हुई नहीं है और उससे पहले ही आपका क्या हुआ, इसमें खरपतवार उग जाते हैं। तो गन्ने की फसल में अंकुरण से पूर्व जो खरपतवारों को निकालना नड़ाई गुड़ाई के माध्यम से, इसी को क्या कहा जाता है, अंधी गुड़ाई। जो आप जानते हैं जो कृषि वर्ष होता है आपका, ये 1 जून से स्टार्ट होता है और 31 मई तक का होता है। इस फसल चक्र के अनुसार देखा जाए तो गन्ना जो है 2 वर्ष की फसल है। तो इसका सही उत्तर क्या है, डी। प्रश्न नंबर 51, जैव उर्वरक है। तो साथियों ये सूक्ष्म जीवों का एक कल्चर होता है, जिसका उत्तर है आपका बी सही है। मृदा में जैसे ही इनको मिलाया जाता है कुछ समय बाद ये क्या करते हैं कि ये जो है सहजीवी रूप से और असहजीवी रूप से रह के वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है तथा पौधों की वृद्धि बढ़ती है। ये क्या क्या हो सकते हैं जैव उर्वरक में, जैसे जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, शैवाल हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें अतिरिक्त जानकारी है साथियों, जो ग्रीन मैरिन होती है इसकी फसल को 40 से 45 दिन की जैसे हो जाती है, यह फूल आने से पहले ही, और अधिकतम वृद्धि पर जैसे उसमें जो अधिकतम वृद्धि होती है उसी समय उसमें खेत में क्या कर दिया जाता है, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। प्रश्न नंबर 52, भारत में पंचायती राज कौन लाया। तो भारत में पंचायती राज जो लाए थे बलवंत राय मेहता कमेटी, इन्होंने साथियों अपनी रिपोर्ट जो थी 1957 में तैयार की थी और उसी रिपोर्ट को 2 अक्टूबर सन 1959 में उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने राजस्थान के नागौर में तथा आंध्र प्रदेश में इस पंचायती राज व्यवस्था को लॉन्च किया था तथा इन राज्यों ने सबसे पहले अपनाया था। तो डेट आपको ये पता होना चाहिए। बलवंत राय जो थी इनके द्वारा पहले ये समिति बनाई गई थी, जिसको बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। ये त्रिस्तरीय थी, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जबकि अशोक मेहता थे, इन्होंने 1977 में समिति बनाई। जीबी राव समिति 1985 में बनी और LM सिंधी समिति ये 1986 में बनी थी। जो अशोक मेहता समिति थी ये द्विस्तरीय थी। तो ये आपके प्रश्न जो है आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 53, आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो साथियों इसका जो उत्तर सही है वो है आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आलू के बीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसका तापमान 3.4 से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतने तापमान पे क्या होता है कि आलू में जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो क्या होता है शर्करा में बदलने लगता है, जिसके कारण आलू कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। ये जो तापमान दिया हुआ है ये बीज के लिए, बेयर आलू जो बेयर हाउस में आलू रखते हैं उनके लिए होता है। जबकि आलू को शुगर फ्री या निम्न शर्करा का बनाने के लिए उसका तापमान कितना रखा जाएगा, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। इसमें CIPC होता है जो एक अंकुरण दमनकारी होता है, यानी अंकुरण को रोक देता है, इसको इसमें मिलाया जाता है। इसमें जो आलू रखा जाता है वो चिप्स बनाने के लिए तथा निर्यात के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है शुष्क पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है तथा जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है वो 90 से 95% होती है। प्रश्न नंबर 54, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। ऐसे ही गाजर का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। काला रंग गाजर का और बैंगनी रंग और लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण होता है। ऐसे सेब का जो लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण, प्याज का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण, जामुन और अनार का रंग ये भी एंथोसायनिन के कारण ही
होता है। प्रश्न नंबर 55, बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक? साथियों, ये जो सिंचाई विधि होती है शुष्क क्षेत्रों में के लिए ये या सूखे वाले क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि होती है। इसका उत्तर ए सही है। अतिरिक्त जानकारी में क्या, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रिंकल सिंचाई। इस सिंचाई के जो पिता हैं सिंचा विलास को कहा जाता है। ये लवणीय क्षेत्रों के लिए, जहाँ का जल लवणीय है, उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसके द्वारा फर्टिगेशन यानी सिंचाई जल के साथ में उर्वरकों को मिला देंगे। कैमिगेशन, कोई भी केमिकल कीट लग गया तो उसमें जो है किसी इंसेक्टिसाइड को मिला के आप सिंचाई कर दें। खरपतवार नियंत्रण से आसानी से हो जाता है। मृदा कटाव इसमें होता ही नहीं है साथियों, और न्यूनतम कीट भी लगता है तथा इसमें किसी भी तरह की भूमि की तैयारी करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह विधि जो होती है बागवानी के लिए यानी ऑर्चार्ड के लिए, ऑर्चार्ड मतलब जो फलदार पेड़ होते हैं उनके लिए, और शाकभाजी यानी सब्जियों के लिए, और कुछ रेशे वाली फसलें और गन्ने के लिए ये सबसे उपयुक्त विधि है। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन सी किसान खाद है? तो साथियों, जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है आपका, इसी को क्या बोलते हैं? किसान खाद के नाम से जानते हैं। इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये 25% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसमें कि 50-50% होता है 12.5% अमोनिकल के रूप में और 12.5% नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, जिसकी मात्रा होती है 8.1% तथा मैग्नीशियम की मात्रा होती है 4.1%। यह किस तरह का उर्वरक है? ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है। यह एक उदासीन उर्वरक है। और अब देखते हैं अमोनियम सल्फेट में। तो अमोनियम सल्फेट में 20.5% नाइट्रोजन होता है तथा 24 से 25% क्या पाया जाता है साथियों? सल्फर इसमें पाया जाता है। साथ ही जो यूरिया होता है ये एक कार्बनिक उर्वरक है। प्रश्न नंबर 57, कृषि में कौन सा नाइट्रोजन का सबसे उपयोग होने वाला स्रोत है? तो साथियों, इसका उत्तर जो है सी सही है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2 यानी NH2 का होल ट्वाइस CO, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यूरिया की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। FYI में ये आपका कार्बनिक और जीवांश खाद है। अतिरिक्त जानकारी इसमें साथियों देखते हैं, जो DAP होता है इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% इसमें P2O5 पाया जाता है। इसका कन्वर्जन फैक्टर वाला ये बहुत पूछा जाता है। अगर P को P2O5 में बदलना है हमें, यानी P को P2O5 में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये कम है तो आपको 0.44 से गुणा करनी पड़ेगी, और P2O5 को अगर P में बदलना है तब हम आपको 2.29 से गुणा करनी होगी। प्रश्न नंबर 58, का स्क्वायर में जो कम से कम सैंपल होता है वो होता है साथियों 50। ये जो है का स्क्वायर, ये गुडनेस फिटनेस के लिए भी टेस्ट किया जाता है। एक ये दिया था आपका टेस्ट कार्ल पियर्सन ने 1900 में। ये डाटा का विश्लेषण करने के लिए, श्रेणीबद्ध करने के लिए तथा वितरण करने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 59, डे न्यूट्रल प्लांट है। तो साथियों, डे न्यूट्रल प्लांट इसमें सूरजमुखी है। ये डे न्यूट्रल प्लांट या दिवस निष्प्रभावी पौधे होते क्या हैं? जिनकी पुष्पन क्रिया पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है। क्योंकि इनमें जो पुष्पन की क्रिया होती है वो अल्पकाल में और दीर्घकाल दोनों स्थितियों में हो जाती है। जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, कपास की कुछ किस्में हैं इसमें, केला, अनार, अमरूद, खीरा इत्यादि। ये सभी कैसे हैं? दिवस निष्प्रभावी पौधे हैं। प्रश्न नंबर 60 साथियों, पार्ट 6 का ये लास्ट प्रश्न है। कोश का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोश का सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। साथियों, जो स्लाइडेन थे ये मेथियास स्लाइडेन थे। इन्होंने 1838 में सभी पौधों के लिए ये कोश का सिद्धांत दिया था, जबकि स्वान नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने 1839 में सभी जीवों के लिए ये सिद्धांत दिया था, कोश का सिद्धांत। 1854 में इसी सिद्धांत के लिए रोडोल्फ जो बिरचू थे उन्होंने इसका विस्तार किया था। अतिरिक्त जानकारी, जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था कि जो छाल होती है, जो मृत छाल थी पेड़ की, उसको लिया तथा उन्होंने इस कोशिका के छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे, जिसको इन्होंने नाम दिया था एक छोटा कमरा। हालांकि ये जो कोशिका है ये लैटिन शब्द है, जिसका मतलब होता है
सेलुला यानी स्मॉल कंपार्टमेंट यानी एक छोटा कमरा होता है। तो इसमें ये वाला डेट और ये किस भाषा का शब्द है ये हमें पता होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।